अपने अतुल जी और उनकी टीम को एक बार हम तालियों से क्योंकि फिल्म या प्रकाश चित्र ये बोलता है, ज्यादा प्रभावी बोलता है। और इसलिए मैं एक ऐसा हिसाब लगा रहा था, क्योंकि जिसका मोदी मनोहर जी ने उल्लेख किया, दीनदयाल जी की बहुत प्रसिद्ध सूत्र था, व्यष्टि समष्टि सृष्टि परमेष्टि। जीवन दर्शन का वो एक रूप था। और हम ऐसे ही बच्चे थे, मैंने अधिकारियों को कहा कि कैलकुलेशन सही है कि नहीं देखो, कि सृष्टि और समष्टि का मनुष्य का संबंध कैसा है। हम जीवंत रहने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और हम ऑक्सीजन यूज करके शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है वनस्पति, और हमारे लिए ऑक्सीजन दे रही है। यानी एक आदमी अपने जिंदगी में हर 5-10 साल में एक एक पेड़ लगाए और बढ़ाएगा, तो अगर 60 या 10 पेड़ उसके जिंदगी में लगते हैं और बढ़ते हैं, तो वो उसकी ऑक्सीजन की फिक्स डिपॉजिट हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। दैट्स अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ये संबंध है परस्पर, लेकिन ये संबंधों को दुनिया सब समझती नहीं थी, क्योंकि समझने का नजरिया अलग था। पृथ्वी पर स्वामित्व करने की मंशा थी। पेरिस समझौते में ये सारे विषय चर्चा में आए, और मुझे खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 विषय दुनिया के पटल पर रखे। और ये भी विशेष है, क्योंकि आज तक भारत केवल दुनिया ने रखे विषयों पर अपनी रिएक्शन देता था। दुनिया के पटल पर हम कभी कभार ही विषय कोई रखते थे, नहीं रखते थे। लेकिन जिसका उल्लेख मोहन जी ने किया, सरसंघचालक जी ने किया, कि क्लाइमेट जस्टिस की बात कही। क्लाइमेट जस्टिस वो है कि जो 400 करोड़ गरीब लोग हैं, और जो गरीब विकासशील देश है, उन देशों को न्याय चाहिए, उनको इक्विटी और ग्रोथ की संभावना बरकरार रखनी चाहिए, और विकसित देशों ने ज्यादा बंधन लेने चाहिए, ताकि विकसनशील देशों को बढ़ने के लिए अवसर मिले। ये क्लाइमेट जस्टिस की कहानी थी। और क्लाइमेट जस्टिस, और दूसरी जिसकी पूरी फिल्म बनी थी अभी, भारतीय जीवन शैली की विशेषता। तो भारतीय जीवन शैली की विशेषता, यह हमें तुरंत ये भी विषय सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर रखा, पूरे वर्ष भर रखा। और जैसे योगा की कंसेप्ट 170 देशों ने स्वीकार की, इस बार पेरिस में क्लाइमेट जस्टिस और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ये दोनों विषय पेरिस के प्रियम्बल में स्वीकार करके 196 देशों ने उस पर अपनी मोहर लगाई है। ये सबसे बड़ी विषय। तो ये पेरिस का एक बड़ी उपलब्धि है कि भारत प्रोएक्टिव था। भारत केवल रिएक्ट करने वाला या नकारात्मक कहने वाला देश नहीं था। और इसकी शुरुआत जो हुई बड़ी रोचक है। इस पेरिस का सम्मेलन की यशस्विता, पिछले साल लीमा में जो विवाद हुए, 1 वर्ष भर प्रयास चले, और उसी समय हमने सुझाव दिया था कि भाई बहुत सारे विषय है जिस पर गंभीर आपत्तियां है, गंभीर मतभेद है, लोगों के अलग अलग राय है। तो इसको अगर सभी पेरिस में सुलझाने की कोशिश करोगे तो आखिरी दिन भी निकल जाएगा, फिर भी कुछ नहीं हाथ में लगेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। इसके लिए पहले करो। फ्रेंच प्रेसिडेंसी का एक कमाल है, यानी वो अध्यक्ष थे, तो ये सम्मेलन सफल बने, इसके लिए उनका पूरा प्रयास था। और इसलिए उन्होंने ये सुझाव तुरंत हाथों हाथ लिया, और वर्ष भर में 4 बार पेरिस इनफॉर्मल नाम से अलग सम्मेलन किए, 2-2 दिन के, एक एक विषय को लेकर। जहां मतभेद था, फाइनेंस को, टेक्नोलॉजी को, एम्बिशन को, डिफरेंशिएशन को, ये मुद्दे थे। तो जिस पर ट्रांसपेरेंसी को, ये मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर
एक विवाद थे या अलग अलग राय थी, कैसे कॉन्वर्जेंस होगा, तो उसके लिए उन्होंने काम किया है। दूसरी पहल की तो भारत पहले क्या होता था, तो एक ऐसे ही पेरिस इन्फॉर्मल में, पेरिस में रात को खाने पर फ्रांस के विदेश मंत्री ने हम सबको बुलाया था, तो वहां मुझे एक पता चला अचानक, क्योंकि आप मंत्री हो गए लेकिन क्या क्या पहले हुआ ये सब पता नहीं होता, तो वहां अचानक एक पता चला कि एक कमेटी का रिपोर्ट आया है और भारत ने उस कमेटी के रिपोर्ट का स्वागत किया है एग्रीकल्चर के संदर्भ में। तो मैंने कहा इसमें विशेषता क्या है, सभी देश स्वागत करेंगे। बोले सभी देश करेंगे इसका मतलब नहीं है, भारत ने स्वागत किया पहले, ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत ने ही अकेले रहकर इस कमेटी के स्थापना का विरोध किया था, जिसका अब हम स्वागत कर रहे हैं। उस रिपोर्ट का पहले स्वागत करने में भी पहले और विरोध करने में भी आखिर तक, ये ऐसी भारत की नकारात्मक सोच थी, भारत का ये रवैया था। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमें पहले ही वर्ष के शुरुआत में बताया कि देखो जलवायु परिवर्तन की समस्या सही है, उसका रास्ता और अपने मन में अलग अलग है, अपने मन में अलग अलग है, लेकिन हम इसको निश्चित रूप से समझना चाहिए कि क्या होता है, और इसलिए हमें अपोज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट अननेसेसरली अपोज। तो मैंने हमारे नेगोशिएटर्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि डोंट से अपोज, से प्रपोज। कहने में अच्छा लगता है लेकिन प्रपोज करना है तो अल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन तैयार चाहिए, आपका वैकल्पिक सुझाव तैयार चाहिए। हम ये कहेंगे कि ये जो लाइन है ये नहीं चाहिए, इसके बदले में ये चाहिए, ये सेक्शन नहीं चाहिए, उसके जगह ये चाहिए। तो इस तरह से ये टेक्स्ट होता जाता है और भारत ने ये भूमिका अपनाई, तो सभी दुनिया ने भी उसको अच्छा समझा कि अपोज नहीं कर रहे। नहीं तो आपको याद होगा जयंती नटराजन जी जब थी तब डरबन में फाइनली सारे देश सहमत हो गए, लेकिन केवल भारत अड़ा रहा। अच्छा, यूएन के सिस्टम में ऐसा है कि जब तक एक देश भी अड़ता है, ना कहता है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता, काम वो स्वीकार नहीं होता। तो इसलिए फिर सारे देश भारत के आसपास खड़े होकर भाई चलो करो, हाँ कहो, हाँ कहो, हाँ कहो, फिर बाद में हम आते थे। तो ये स्थिति होती थी। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हमने पहले दिन से प्रोएक्टिव रहे, नेटवर्क किया। मैंने हमारे नेगोशिएटर को दूसरा एक दिया था संदेश कि किसी भी रूप में, और उस दिन भी पेरिस में जब रात्रि भोज में ये सामने आया तब मैंने ऐलान किया कि आपको मैं कहता हूं कि मेरी कन्विक्शन ऐसी है कि आई कैन कन्विंस यू और आई एम रेडी टू गेट कन्विंस्ड इफ देयर इज अ लॉजिक इन योर व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं कि हम अकेले नहीं रहेंगे, विल नॉट गेट आइसोलेटेड, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और हमने ये पालन किया, नहीं आइसोलेटेड रहे। तो इसको नेटवर्क भी करना पड़ता है। सब लोग ऐसे ही आपके साथ नहीं खड़े रहते, साथ में खड़े रहते तो प्रयास करना पड़ता है, दोस्ती की पहल करनी पड़ती है, और दोस्ती की पहल के बाद ये काम चलता है। और इसलिए आज ये एक हुआ परिस्थिति कि पेरिस एक सफल समझौता हुआ और भारत की प्रशंसा हुई। इसका कारण है तो हमने ये 3 बदलाव किए, डोंट से अपोज से प्रपोज, डोंट गेट आइसोलेटेड, गेट नेटवर्क विथ ऑल, एंड डोंट थिंक ओनली रिएक्टिव, यू हैव टू प्रपोज मेनी न्यू थिंग्स। तो ये सब किया, और इसलिए ये 2 नई कंसेप्ट लाइक क्लाइमेट जस्टिस और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और उसका स्वीकार। पेरिस समझौते में मूलतः क्या तय हुआ ये भी बताना जरूरी है। पेरिस समझौते का सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आने वाले पीढ़ियों को एक नया आश्वासन पूरी दुनिया ने एकजुट होकर दिया है कि हम ऐसा सब मिलकर प्रयास करेंगे कि पृथ्वी थोड़ी और बेहतर बनेगी। 2100 तक हम 2 डिग्री से ज्यादा तापमान बढ़ने नहीं देंगे, ये मूलतः तय हुआ। और इसके लिए हर देश ने अपने अपने घोषित लक्ष्य घोषित किए, जो अपने लक्ष्य रखे। जैसे भारत ने 3 लक्ष्य रखे,
बहुत महत्वपूर्ण है। पहला लक्ष्य हमने ये रखा है कि हम सतत विकास यानी सस्टेनेबल विकास के रास्ते पर चलेंगे। हम विकास करेंगे, हमारे एमिशंस बढ़ेंगे, उत्सर्जन बढ़ेगा, लेकिन उत्सर्जन बढ़ने की मात्रा कम रहेगी। We will reduce our emission intensity by 35%। 1/3 हम कम धुआं निकालेंगे और तरक्की उस ज्यादा करेंगे, कम धुएं में ज्यादा तरक्की, रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी। कम बिजली में ज्यादा तरक्की, रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेंसिटी। यानी कम बिजली में, जैसे एलईडी के बल्ब लगाए तो कम एनर्जी लगी, तो ये कम एनर्जी में ज्यादा काम तो वही हो गया। तो ये हर चीज में, जैसे अभी मुझे एक मैडम बता रही थी कि सभी जगह हम ये फिल्म सबको दिखानी चाहिए, क्योंकि हम ही भूल रहे हैं और खासकर शहरों में रहने लगने पर भूल जाते हैं। आज भी मुझे सुबह एक जन ने कहा कि प्लास्टिक की बोतलें सब जगह देते हैं मीटिंगों में, और प्लास्टिक की बोतलों में 2 घूंट पीते हैं लोग और फेंक देते हैं। तो बोतल भी पहले प्लास्टिक है और बोतल का पानी भी खराब हो रहा है, जो पानी हमारे पास है नहीं। हमारे देश की एक कंस्ट्रेंट हमें समझना चाहिए। वी आर 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वी आर 17% ऑफ कैटल पॉपुलेशन एज वेल। दुनिया की 17% आबादी हमारे पास है, दुनिया के 17% पशुओं की संख्या भी हमारे पास है। दोनों को अन्न, पानी और जमीन लगती है, लेकिन जमीन 2.5% है केवल भारत के पास। तो 17% आबादी और 2.5% जमीन और 4% फ्रेश रेन वाटर रिसोर्सेज, तो 4% केवल फ्रेश रेन वाटर रिसोर्सेज है। और इसीलिए इन कंस्ट्रेंट्स में भारत ऑपरेट करता है। तो हमें तो पानी बचाने की, बिजली बचाने की, बाकी सब बचाने की, धुआं बचाने का और कम धुएं में ज्यादा तरक्की करना, ये एक हमारा लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य हमने रखा कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का मोदी जी की लीडरशिप क्या है। पहले सरकार ने 20,000 मेगावाट ऊर्जा का लक्ष्य रखा था, सौर ऊर्जा का। मोदी जी ने एक दिन घोषित किया कि हम 20,000 नहीं करेंगे। तो कभी भी राजनेता जब ऐसे कहते कि पहले सरकार ने 20,000 किया था, तो अब हम 30,000 करेंगे या ज्यादा से ज्यादा दुगुना करेंगे, 40,000 करेंगे। लेकिन मोदी अलग है, तो मोदी ने कहा हम 1,00,000 मेगावाट करेंगे और फिर 60,000 पवन ऊर्जा भी करेंगे। 1,75,000 मेगावाट का कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल प्रोग्राम बना, और इसलिए भारत की साख ही बदल गई। पेरिस के जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन में भारत को जो महत्व मिला, उसका कारण इस तरह के जो हम डोमेस्टिक एक्शंस ले रहे हैं उसके कारण हुआ। और इसके कारण हमने दूसरा लक्ष्य रखा कि हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल शेयर ऑफ एनर्जी कैपेसिटी विल गो अप टू 40%। आज अमेरिका में भी फॉसिल फ्यूल से 70% बिजली बनती है और वैसे ही बनती रहेगी। यानी बिजली में हम मात्र ये कह रहे हैं कि हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल, जिससे प्रदूषण नहीं होता, ऐसा उत्सर्जन नहीं होता कार्बन का, ऐसी ऊर्जा 40% होती है। और तीसरा हमने किया, जंगल का ऐसा बढ़ाएंगे, जंगल को 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे आने वाले 15 साल में। और 2 लाख करोड़ के निवेश के साथ हम जंगल में से 2 बिलियन टन का, यानी 200 करोड़ टन का एक नया कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन करेंगे। जैसे पेड़ बढ़ता है तो वो तो कार्बन जो सोखता है उसी से तो लकड़ी बनती है, लकड़ी इज ए फिक्सिंग ऑफ कार्बन। तो लकड़ी बन गई तो वो ये बनाने का कार्यक्रम भी हमने लिया है। तो हमारे उद्देश्यों की, लक्ष्यों की भी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा हुई, जिसे हम इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ऐसे लक्ष्य सारे दुनिया के देशों ने 196 में से 186 देशों ने किए। और अभी तक पिछले 20 साल में इसकी ज्यादा चर्चा शुरू हुई। 90 के दशक से लोगों को पता चला कि ये कार्बन उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है और तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का। एक तरह से पृथ्वी को बुखार आया, और बुखार आया है तो कोई तो परिणाम होगा, और जो हम भुगत रहे। अब अचानक मानसून इरेटिक होना,
अचानक बेमौसमी वर्षा होना, बाढ़ और सूखे का चक्र ज्यादा चलना, ये सब लक्षण है उसी के। लेकिन इसमें भी एक मजे की बात है कि अगर चेन्नई में बाढ़ आए और आप अगर दुनिया के मुआवजा मांगने जाओगे दुनिया के सामने कि ये देखो क्लाइमेट चेंज ने भारत का इतना नुकसान किया, चेन्नई में बाढ़ आया, तो वो कहते हैं नहीं, इसका सही में ये नेचुरल इवेंट है या क्लाइमेट इवेंट है, ये देखना पड़ेगा। तो ये भी एक समस्या होती है, बट वो अलग चीज है। मूल मुद्दा है कि ये वास्तविकता है कि जलवायु परिवर्तन का संकट सारे दुनिया को है। आज लगभग 1 डिग्री 0.8 डिग्री कहते हैं, लेकिन लगभग अब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है, जिसका हमें परिणाम भुगतना पड़ रहा है। और इसलिए सारी दुनिया जब तक इकट्ठा नहीं आती तब तक कुछ नहीं। पेरिस की सफलता यह है कि सारा विश्व इसमें सहभागी हुआ। अभी क्योटो की रिजिम चल रही है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जो 2020 तक चलना है। ये पेरिस में जो समझौता है 2020 से लागू होना है। तो ये 2000 से 2020 का जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें अमेरिका बाहर गया, ऑस्ट्रेलिया बाहर गया, न्यूजीलैंड बाहर गया, जापान बाहर गया, खुद जहां सम्मेलन हुआ वही बाहर गए उससे, और कनाडा बाहर गया। तो लगभग दुनिया का 25% एमिशन, कार्बन उत्सर्जन, ये उससे बाहर ही गया। तो फिर बचा क्या? यानी अमेरिका कुछ नहीं करेगी और हम सब कुछ करेंगे तो भी कोई परिणाम नहीं होता, क्योंकि वातावरण में पर्यावरण का के लिए सबने काम करना चाहिए, थोड़े लोगों ने काम करके नहीं चलेगा। और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, और इसलिए पेरिस के समझौते ने 196 देशों को इकट्ठा लाकर खड़ा कर दिया कि भाई इस संकट का निजात पाने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, अपने नेशनल कैपेसिटीज करेंगे, लेकिन विकसित देश ज्यादा करेंगे, विकसनशील देश विकास करते समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पाथ आयोजित करेंगे। ये बड़ी बात है पेरिस की। इसके साइड लाइट्स बहुत हैं। साइड लाइट्स में तो जैसा मैंने कहा, नेटवर्किंग किया हमने सब देशों के साथ, इसका एक खूब परिणाम हुआ। यानी मैंने एक तरह से विदेश मंत्रालय की एक उपशाखा ही पर्यावरण मंत्रालय में चलने लगी। तो एक वर्ष में मैंने 60 देशों के मंत्रियों से एक बार या अनेक बार बायलैटरल चर्चा की, मल्टीलैटरल चर्चा की, अनेक सम्मेलन किए। इसलिए किए और उससे एक फायदा हुआ कि जब बेसिक ग्रुपिंग है जो, यानी ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना और इंडिया, ये 4 का बेसिक है। जब हम 4 लोग मंत्री, एक बार हम लीमा में ऐसे एक लास्ट दिन बहुत पेच आया था और एक मत नहीं हो रहा था, तब हम बैठे थे और हम चारों मिलके हाथ में हाथ डालकर जैसे हॉल में गए तो सारे कैमरे और सब एवरीथिंग पूरा इसी को दिखा दे, क्योंकि बेसिक का ग्रुपिंग की एक ताकत है। दुनिया की 40% आबादी, 40% संपत्ति, बहुत सारा कुछ इसकी यहाँ है, तो इसका एक परिणाम हुआ। इस बार बेसिक नहीं रहेगा। चाइना ऑलरेडी अमेरिका के साथ गया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील तो आपसे निकल गया, ऐसा बताने वाले मुझे बहुत थे। लेकिन मैंने एक तय किया कि देखो, ऐसा विश्वास करके उनसे अभी से दूर होने में कोई लाभ तो होगा नहीं, हमें तो उनके साथ रहकर आखिरी तक प्रयास करना चाहिए। नहीं आए तो फिर बाद में क्या गाली देना है, क्या क्या करना है, वो बाद में तय करेंगे, अभी क्यों करेंगे। और इसलिए हमने प्रयास किया और इसका परिणाम हुआ कि आखिरी दिन जब फाइनल आया कि अब ये 2-4 चीजें बची है, नहीं तो एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा, तब हम चारों देश इकट्ठा जाकर बता सके फ्रेंच प्रेसिडेंसी को और यूएन जनरल सेक्रेटरी को कि भाई ये हमारा मिनिमम एक्सेप्टेबल है, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये हटना पड़ेगा, ये रहना पड़ेगा। और हुआ वैसे। बेसिक की यूनिटी रही। दूसरा हमारा लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज का 31 कंट्रीज का ग्रुप था। कुछ देशों के साथ हम कभी संबंध नहीं बनाए थे, स्मॉल आइलैंड डेवलप कंट्रीज। मोदी जी सेशल्स को गए, उन्होंने सेशल्स में एक दोस्ती पैसिफिक में जो ऐसे अनेक द्वीप समूह है जिनको लगता है कि समुद्र की ऊंचाई जैसे बढ़ती जाएगी हम डूब जाएंगे, तो उनको लगता है कि इसलिए ज्यादा एक्शन करनी चाहिए सब लोगों ने, और वो दबाव बनाते हैं। ऐसे 50-60 देश है। मैंने उनके साथ संबंध बनाए
तो हमने कहा कि अरे भाई आप 60 देश है, लेकिन मेरे देश में भी 60 ऐसे द्वीप है जहां मनुष्य बसती है। We have 60 islands where people are staying and we have in all 1300 islands. तो भारत एक बड़ा देश है। ये स्मॉल कंट्रीज को बोलते हैं सीड्स, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज, सीड्स। तो हमने कहा आप अगर सीड्स है तो हम बीड्स है, बड़ी कंट्री है लेकिन हमारे भी स्मॉल आइलैंड्स है, तो हमें उसकी भी ख्याल करना है। तो हम भी आपके साथ हैं। जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी, एकदम अविकसित देश है, उनको कहा अरे हम तो आपके लिए ही है, हम आपको आवाज दे रहे हैं, हम आपके साथ चलेंगे। तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज भी रही। फिर सार्क कंट्री हमारे रोज रोज यहाँ इकट्ठा आते हैं या सम्मेलन होते रहते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन में कभी भी सार्क देश इकट्ठा नहीं होते थे। हमने किया, भोज दिए, ये किया, 4 बार बात किया, तो बात करने से बात बनी और ये भी देश साथ रहे। तो एक माहौल बनता गया। ये तोड़ने के बहुत प्रयास हुए। अमेरिका भी अपनी तरह से काम करता है, यूरोप भी अपनी तरह से काम करता है। वो उनके भी उनको तो ये चाहिए था कि इसमें क्योटो का कोई नामो निशान न रहे। UNFCCC जो यूएन की बॉडी है जिसके अंदर एक क्लाइमेट कन्वेंशन होता है, इसका कोई नामो निशान न रहे। एक नई व्यवस्था पैदा हो पेरिस में जो उनके लिए अनुकूल हो। ये उनका प्रयास था बड़े मात्रा में, और हमारा प्रयास था कि जो यूएन कन्वेंशन है उसके तहत ही होना चाहिए, और उसके तहत होगा तब जाके गरीबों का और गरीब देशों का विकास होगा। तो ये हमने रखा, और मुझे बताते हुए बहुत आनंद है कि इस सब नेटवर्किंग का एक परिणाम हुआ, और सामने वाले को भी जीतने का है ना। एक फोटो मेरा छपा जो आप सब लोगों ने देखा, केरी को मैंने गुलदस्ता दिया, तो वो बहुत दुनिया भर में छपा। तो ये ऐसा था, मुझे किसी ने कहा कि कल जॉर्ज केरी का बर्थडे है। अब वहाँ कोई बर्थडे इतना मनाते नहीं, पब्लिकली ये होता नहीं। मैंने हमारे वकालत को कहा कि एक गुलदस्ता मंगवाओ। अब मुझे लगा अपने जैसे गुलदस्ता होता है हाथ में देने वाला छोटा, ऐसा होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो 5-6 फुट लंबा था। तो 6 फुट लंबा वहां पूरे स्टेम के साथ आया। तो ठीक है, मैंने कहा ये भी सही, वो भी लंबा कर देता। तो मैं जाके उसको दे के आया। इतना प्रभावित होता है आदमी कि उसने तुरंत फोटो हमारे निकाले, कहा कि मैं अभी तुरंत प्रकाश आई एम सेंडिंग इट टू माय वाइफ एंड डॉटर। एंड बाद में दूसरे दिन मुझे कहता है आई एम सो टच, कल अमेरिका में ये दिखा सब जगह, मुझे अनेक फोन आए और आई एम रियली टच्ड। तो ये क्या है, अच्छा व्यवहार करने का और मानवीय संबंधों का भी एक परिणाम होता ही रहता है, तो करना चाहिए। और इसलिए वो भी काम किया। तो विकसित देशों के साथ भी संवाद रखा, विकसनशील देशों की एक एकजुटता तैयार की, और इसमें भारत पॉजिटिव रहा। जो भी दूसरा भी कोई प्रयास कर रहा है उसमें सहभागी हुआ। तो ऐसे करते करते हमें एक विजय उसमें मिला। तय क्या हुआ, वहां विवाद क्या था, लड़ाई क्या थी, जिसे पेरिस की लड़ाई कहते हैं। विफल भी हो सकता था, सफल हो सकता है। लड़ाई का मुद्दा क्या था? लड़ाई का मुद्दा 2 ही थे कि विकसित देशों और विकसनशील देश, इनमें कोई फर्क करने को तैयार नहीं था। उनका कहना था कि कुवैत, सऊदी अरेबिया और ये सिंगापुर और ये देश कैसे विकसनशील देश माने जाएंगे? ये तो विकसित देश है, इनका 40,000-50,000 डॉलर का पर कैपिटा इनकम है, तो ये देशों को कम विकसनशील कैसे समझेंगे? ये भेदभाव समाप्त होना चाहिए। और बोले ग्रीस और पोर्तुगाल और इटली अब इतने संकट में है, तो इनको एकदम विकसित मानोगे और परमानेंट दीवार तैयार करोगे, ये हमें मंजूर नहीं। हमने कहा देखो, विकसित देश है, और नए विकसित जो हुए हैं वो वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन आपने बोला है $100 बिलियन देंगे। 100 अब्ज क्या कहते हैं उसको, जितना यानी 50 लाख करोड़ रुपए अगर आप देने की बात कर रहे हैं, तो कैसे दोगे? तो वो $100 आपने कहा है, तो $100 बिलियन आपको ही पूरा करना पड़ेगा। एक दिन मैंने अमेरिका को, बहुत बार चर्चा हुई, तो मैंने कहा आपने 2009 में ये $100 बिलियन मंजूर क्यों किए?
खुद आपने होके तैयार, आपने बताया, इसलिए लोगों ने कहा कि 100 बिलियन दे दो। तो आपने कहा क्यों? तो बोले सचमुच गलती हो गई। तो मैंने कहा गलती हो गई, किस आधार पे आपने ये गलती की? तो बोले हमें लगा कार्बन ट्रेडिंग बहुत चलेगा और उसमें हमें बहुत पैसा मिलेगा, उसमें से थोड़ा पैसा $100 बिलियन हम दे देंगे। लेकिन अब तो ऐसा हुआ, कार्बन डॉलर, किसी ने अभी गंगा का उल्लेख था फिल्म में कि पाप मुक्ति करती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कार्बन क्रेडिट का मतलब जो है वो ऐसा है कि आप पाप कुछ भी करो, एक गंगा में डुबकी लगाओ, पाप मुक्ति पाओ, और कार्बन क्रेडिट के पैसे भरो तो आपका पाप खत्म हो गया। ऐसा नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि ग्रीन क्रेडिट की कल्पना करो। अभी एक ने मुझे कहा फॉरेस्ट क्रेडिट की बात करो, तो फॉरेस्ट क्रेडिट हो, ग्रीन क्रेडिट हो, कुछ नया ऑक्सीजन का बैंक तैयार करके प्रदूषण पर मात करके एक एमिशंस को कम करने का रास्ता ढूंढकर हम ग्रीन क्रेडिट देना चाहिए, केवल कार्बन क्रेडिट की बात करके और पाप क्षालन की व्यवस्था, ऐसा नहीं। और मैं हमेशा गंगा के बारे में भी कहता हूं कि गंगा मैली इसलिए नहीं हो गई कि पापियों के पाप धोते धोते, वो गलत है। वो गाना पॉपुलर है लेकिन सही नहीं है। सही ये है कि आज भी 86% सीवरेज गंगा में वैसा ही बहता है, अनट्रीटेड। आज 1/3 औद्योगिक प्रदूषण उसमें बहता था, थोड़ा अब बह रहा है, क्या हो गया मैं बताऊंगा। और आधा कचरा सॉलिड वेस्ट बाढ़ में, इसमें उसमें सब नदी में ही जाता है। और 2/3 एग्रीकल्चर वेस्ट, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स एंड एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स, वो भी जो प्लांट्स ने एब्सॉर्ब नहीं किया वो भी बह जाता है, पानियों के स्रोतों में जाता है। सारे पानी के स्रोत दूषित हो गए। अब लोगों को कॉस्ट नजर आने लगी है। मैंने नाना जी के कर्मभूमि में एक गांव खोद लिया है, पालदेव। तो पालदेव में पानी 26 हैंडपंपों से आता है सबका। तो ये सबका इतना काम हुआ है कि सबका पानी दूषित है। अब हर गांव का दूषित पानी सुधारने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आरोग्य नहीं अच्छा रहता, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो ये आज सवाल है। और इसलिए पेरिस का समझौता भी इसकी एक गारंटी देता है कि हम एक अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता चलेंगे। ये दुनिया का एक वचन है आने वाले भावी पीढ़ियों को। क्योंकि जैसे अभी कहा था कि ये भावी पीढ़ियों के उधार पर है ये पृथ्वी हमारे पास, अभी ये है तो भावी पीढ़ियों की, लेकिन आज हमारे पास उधार पर है। उस उधार में हम अच्छा काम करेंगे तो हम पृथ्वी को थोड़ा बेहतर बनाकर उनके लिए अच्छी जिंदगी देंगे, नहीं तो क्या करें। एक बहुत अच्छा वचन है ना कि जो बड़े पेड़ जिसके फल आप खाते हो, जिसने लगाया वो तो है ही नहीं खाने के लिए, दूसरी पीढ़ियों के लिए काम करने की जो एक परंपरा बनी, सभी देशों में बनी, तभी से वो अच्छी परिस्थिति तैयार हो गई। एकमात्र इस फिल्म को देखते देखते मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य देशों में बिल्कुल सब अंधाधुंध चल रहा है। हाँ, उपभोग जरूर ज्यादा हो रहा है, इसी कारण उत्सर्जन भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन वहां नियम कानून भी पक्के हैं। यानी एक साबुन जो आप यहाँ लेते हो, क्योंकि यहाँ कोई बंधन नहीं है क्या केमिकल अंदर डालते हो, उसी ब्रांड का साबुन आप अमेरिका से या यूरोप से ले आओ तो वो अलग लगता है, क्योंकि वहां बहुत कठोर नियमन है। अपने यहाँ सीबीआई का या पुलिस का या किसी एजेंसी का जितना धाक नहीं है, उतना अमेरिका में एनवायरमेंट अथॉरिटी जो है ईपीए, उसका ज्यादा धाक है, उसकी ज्यादा दहशत है, क्योंकि वो नियम बनाए हैं ऐसे। अभी मैं बेंगलुरु में था तो वहां लोगों ने कहा कि पानी में जो झाग मार के यानी तालाब को आग लगी, ये अजूबा हो गया बेंगलुरु में, क्योंकि जो डिटर्जेंट जा रहा है वहां अंदर, तो डिटर्जेंट में हमारे यहाँ फॉस्फेट होता है, बैन है बाकी सारी दुनिया में। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं कि जो पर्यावरण की रक्षा करें। आपको पता है हमारे यहाँ गिद्ध कितने होते थे? 4 करोड़ गिद्ध थे भारत में, जो स्कैवेंजिंग का काम करते थे। कोई भी पशु पक्षी कोई भी मरा तो तुरंत 5 मिनट में गिद्ध आकर खाके समाप्त करते थे।
फिर पृथ्वी जल वायु पृथ्वी और आकाश और अग्नि, यही होता था, इसी में सारी बसी हुई सृष्टि। तो यही इसका संतुलन बनाना हमारा काम था। लेकिन एक डाइक्लोफिनेक नाम का दवा आई और उस डाइक्लोफिनेक के कारण 4 करोड़ गिद्ध जो भारत में थे आज 40,000 रह गए। 40,000 4 करोड़ से 10 साल में। फिर 5 साल पहले उस दवा को पाबंदी डाली, अब जाके उसका रिवाइवल थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। मैं अभी 22 तारीख को भिंडावास में हरियाणा में जा रहा हूं, जहां हम ऐसे जो गिद्ध प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पालन किए अब बड़े हो गए हैं, उनको आकाश में छोड़ेंगे क्योंकि वो वाइल्ड में जाएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। तो ये अब ये स्थिति आ गई, यही स्थिति आएगी। एक उदाहरण है कि एक एक चीज आप बेतहाशा कुछ करोगे तो क्या होगा। अमेरिका का और हमारा भी जो उदाहरण है, अमेरिका क्या है नाम, विकसित देश का सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन उपभोग के बारे में अगर देखोगे तो भारत का, जैसे मैंने फिल्म में कहा था कि 1 से 10 गुना उनका ज्यादा है। हमारा बिजली की खपत पर हेड पर कैपिटा 1000 यूनिट है और उनकी 15,000 यूनिट है। रात में भी जलते रहते हैं। हमने उनको पूछा कि रात को क्यों चलाते हो, बोले फिर नहीं तो बिजली स्टोर नहीं कर सकते, बिजली का करेंगे क्या, गलत होगा। तो बिजली खपत करना ही है, लेकिन बिजली इतनी पैदा क्यों करते रात में, लेकिन वो चलता है चक्र। लोग हमें बोल रहे थे कि भारत कोयले का तीसरा सबसे बड़ा पोल्यूटर है, 3rd लार्जेस्ट एमिटर एंड कोल 3rd लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर। मैंने कहा नहीं, आंकड़े देखो, आंकड़े बता दो। मैंने कहा अब हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम 150 साल की बात करते हैं ना, तो विदेशी कहते हैं कि भाई 150 साल की बात मत करो, तब हमें भी पता नहीं था कि इससे दुनिया पर ऐसा परिणाम होगा, तो अब उसका क्या हिसाब लगा रहे। लेकिन हमने कहा चलो 1990 से तो लगा, सबको मालूम है कि ये खतरा है। तो 1990 से लेकर 2012 तक 32 साल में, 22 साल में कितना कोयला किसने खर्च किया, तो चाइना ने 42 बिलियन टन किया कोयले का कंजम्पशन। अमेरिका ने 21 बिलियन किया, हमने 9 बिलियन किया। तो मैंने कहा अरे भाई हमारा नंबर तीसरा है, लेकिन वी आर नॉट 3rd लार्जेस्ट, वी आर 3rd स्मॉल एमिटर, बिकॉज पहले दोनों का 63 बिलियन टन है। तो 1 से 9, 1 से 7 है, मेरा 9 है, उनका 63 है, तो 1 और 7 का अनुपात है। और इसलिए हम ज्यादा एमिटर नहीं है। लेकिन ये सब पक्ष बहुत मजबूती से आर्गुमेंट के साथ झगड़ा करके, दोस्ती करके, हाथ मिलाकर, नेटवर्किंग करके ये पेरिस में रखा। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूं, और प्रधानमंत्री जी ने सफल नेतृत्व दिया। इसके कारण डिफरेंशिएशन जो था वो सभी अक्रॉस ऑल पिलर, दैट वाज द क्रिटिकल पॉइंट, कि ये समझौता UNFCCC के मैंडेट के अंदर ही हुआ है। और ये जो इक्विटी और डिफरेंशिएशन है, ये जो 2 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी के आधार पर हुआ है। और आखिर में मैं एक कहना चाहूंगा कि उसमें एक और चीज हुई है कि डिफरेंशिएशन सभी पैरामीटर्स पर, यानी मिटिगेशन में भी वो ज्यादा एक्शन लेंगे, वो एमिशन कट लेंगे। हम एमिशन बढ़ेगा लेकिन सस्टेनेबल वे में बढ़ाएंगे, कम धुएं में ज्यादा तरह, लेकिन वो एब्सोल्यूट कट लेंगे। फाइनेंस में वो देंगे, हम लेंगे। टेक्नोलॉजी में वो सपोर्ट करेंगे, हम रिसीव करेंगे। मीटिंग एडेप्टेशन में हमारी रेजिलियंस कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए विकसित देश मदद देंगे। तो हर पैरामीटर में, रिव्यू में, उनका रिव्यू अलग पद्धति से होगा, हमारा रिव्यू अलग पद्धति से होगा। तो ये सब तय हो गया। और बाकी भी छोटे बड़े उसकी उपलब्धियां बताओ इतना कम है। 2 डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की मैं जरूर आपको रिक्वेस्ट करूंगा। पहले तो यह है कि भारत ने जो अपने लक्ष्य रखे हैं, जो 15 साल का एक चित्र दिखाता है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में कहां पहुंचना चाहता है और कैसे पर्यावरण पूरक हम काम करेंगे। ये INDCs का 38 पेज डॉक्यूमेंट है, वो हमारे वेबसाइट पर भी है, सब जगह उपलब्ध है। इंडिया INDC छापो तो तुरंत मिलेगा। और
तुरंत उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। वो 38 पेजेस आर रियली वर्थ स्टडिंग, इज अ गुड रेफरेंस, गुड स्टैटिस्टिक्स, एवरीथिंग। उसमें बहुत मेहनत की, 1 साल मेहनत की। सभी सरकारों के मंदिरें, सभी मंत्रालय, सभी एजेंसी, सभी पीएसयू, सभी प्राइवेट सेक्टर, सभी एनजीओ, थिंक टैंक्स, सबकी मदद लेकर 1-1.5 साल से ये प्रयास किया और उसका परिणाम आया कि एक अच्छा आईएनडीसी बने, वो पढ़ना चाहिए। और दूसरा एक हुआ है कि जो पेरिस का समझौता हुआ वो भी मूल जो एग्रीमेंट है वो 13-14 पेज का है और बाकी सब मिलके वो भी एक 30-40 पेज का डॉक्यूमेंट है। ये दोनों डॉक्यूमेंट पढ़ने चाहिए। तो भारत ने क्या तय किया और दुनिया ने क्या तय किया, ये जब पढ़ोगे तो समझोगे कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने भारत के हितों को पूरी हिफाजत की है और भारत के हितों की सुरक्षा करते समय गरीबों की गरीबी दूर हो, उसके लिए सारे कार्यक्रम हमारे हो सकेंगे और विकास होगा, उसके लिए पूरा अवसर मिला। यही पेरिस की उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अतुल जैन जी से अनुरोध कि वो सभी के प्रति आभार व्यक्त करें। सचमुच में बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आप सब लोग पधारे। माननीय प्रकाश जी का विशेष रूप से धन्यवाद। उन्होंने सचमुच बहुत अच्छे शब्दों में पूरा सम्मेलन को जिस संक्षेप में समेटा, लेकिन अपने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने इसमें छुआ। आप सबका धन्यवाद और प्रकाश जी का विशेष धन्यवाद। नमस्कार।